Hello students, today we will discuss about the neural tube defects. तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबीज में पाए जाते हैं और ये होते कब हैं? बच्चे को बर्थ से पहले ही ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। बिकॉज न्यूरल ट्यूब क्या है? न्यूरल ट्यूब क्या है? एक तरीके की एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो कि चाहिए बच्चे की प्रॉपर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर न्यूरल ट्यूब जो है अच्छे से बनती नहीं, अच्छे से क्लोज नहीं होती ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो बच्चे को ब्रेन की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेन अच्छे से नहीं बनेगा, ब्रेन की कवरिंग अच्छे से नहीं बनेगी और अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड में कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा इफ देयर इज प्रॉब्लम इन न्यूरल ट्यूब क्लोजर और न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर जो है बहुत से डिफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एनेंसेफेली है, बच्चे का जो हेड है जो ये प्रॉपरली बना नहीं होता, मिसिंग होता है, वॉलेट साइज, ये जो वॉलेट है, जो क्रेनियम है, ये मिसिंग होता है, ये हेड जो है बच्चे का नहीं बन पाता ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में। तो इसके अंदर बहुत से डिफेक्ट है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वन ऑफ देम, दैट इज स्पाइना बाइफिडा। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में स्पाइना बाइफिडा अंडर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो स्पाइना बाइफिडा क्या है? सबसे पहले मतलब स्पाइन की ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो है बैकबोन जो है, हमारे जो वर्टिब्रास जो है, बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंडर क्या होती है, उसके अंदर क्या होती है हमारी डेलिकेट ऑर्गन, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे हम कोई भी वर्टिब्रा जो है अगर हम ड्रॉ करें तो वर्टिब्रा के बीच में स्पेस होती है जिसे वर्टिब्रल फोरामिना बोला जाता है और इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी रन करती है। मतलब ये क्या है? एक वर्टिब्रा है और ये हर एक हमारी बैकबोन काफी सारे 33 वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है। कुछ उसमें फ्यूज है, कुछ उनमें से अनफ्यूज है। तो हमारी बैकबोन हमें पता है कि वर्टिब्रा से मिल के बैकबोन बनती है और हर एक वर्टिब्रा के बीच में होल है और उस होल के बीच में स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन से लेकर के नीचे की तरफ आती है। मतलब ब्रेन से ओरिजिनेट होकर स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जाती है। कहां से जाती है? वर्टिब्रा के बीच में जो होल है उसमें से होती हुई हमारी नीचे की तरफ जाती है और स्पाइनल कॉर्ड से ही ओरिजिनेट होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। सेंसरी एंड मोटर स्पाइनल नर्व जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। हर एक वर्टिब्रा के बीच में से ऐसे ऐसे बहुत से वर्टिब्रास हैं और हर एक के बीच में क्या होके गुजरती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। बिकॉज ये जो स्पाइना बिफिडा है, this problem is related to the vertebral column and related to the spinal cord. अगर ये आपको पता है then you can understand this problem. तो वर्टिब्रा है हमारी बैकबोन जो बनाते हैं और उनके बीच में एक होल प्रेजेंट होता है हर एक वर्टिब्रा के बीच में और उस होल में से ब्रेन से लेकर के उस होल में से स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी डेलिकेट स्ट्रक्चर जो है वो नीचे तक आती है और उसमें से ओरिजिनेट होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स जो हमारे पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, सभी सेल टिश्यू को नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो उसी की हेल्प से जो है हम हमारा जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है और हमारा जो मोटर नर्वस सिस्टम है वो हमारा सारा वर्क करता है। तो यहाँ पे आपने इतना ही समझना है कि ये वर्टिब्रास है, बोनी स्ट्रक्चर है और उसके बीच में डेलिकेट स्ट्रक्चर एक पाइप जैसे ऊपर से नीचे तक आती है, ब्रेन से लेकर के नीचे तक आती है, वो डेलिकेट स्ट्रक्चर है और वर्टिब्रा जो है स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको समझने के लिए ये चीज समझनी है और आपको पता होना चाहिए कि स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम कब आती है। ये तो मैंने नॉर्मल बैकबोन बनाई है और उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड बना दी है। तो स्पाइना बाइफिडा ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्टिब्रा ड्रॉ किया है, सपोज कर लो ये भी हमारा वर्टिब्रा है। तो ऐसे ऐसे कर करके बहुत से वर्टिब्रास है हमारी बैकबोन के और उनके बीच में से होके गुजरती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे ऐसे बहुत से वर्टिब्रास है और बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइना बिफिडा की प्रॉब्लम क्या है?
अगर उन वर्टिब्रा के बीच में गैप है। फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिब्रा है और उसके पोस्टीरियर साइड पे ये लेमिना जो है वर्टिब्रा का वो एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है, फ्यूज नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, जुड़ा नहीं है, इसमें क्या है, गैप है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड इस गैप के थ्रू बाहर निकल जाएगी। स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे वर्टिब्रा जो है अगर उसके पोस्टीरियर पोर्शन में कोई गैप है तो उस गैप में से ये जो स्पाइनल कॉर्ड फ्लो कर रही है, रन कर रही है, तो उस गैप में से उसके बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। किसी किसी में स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है, प्रोट्रूजन होती है, उसकी हर्निएशन होती है, और किसी टाइप में उसकी हर्निएशन नहीं होती। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मली यहां तक आपने याद रखना है कि वर्टिब्रास है, उनके बीच में होल है, होल के बीच में स्पाइनल कॉर्ड जो है रन करती है। अगर वर्टिब्रा फ्यूज नहीं है किसी एक जगह से, वो एक वर्टिब्रास में गैप है, लेमिना ऑफ द वर्टिब्रा में गैप है, तो वहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर भी निकल सकती है, नहीं भी बाहर निकल सकती, वो हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स में। तो स्पाइना बाइफिडा क्या है, वर्टेब्रल कॉलमन की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम जो है बच्चों को आ जाती है। तो देयर इज फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रल कॉलमन एंड थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड मे बी प्रोट्रूड आउट, मे बी नॉट प्रोट्रूड आउट। ये हमारी डेफिनेशन होगी स्पाइना बाइफिडा की। दिस इज क्लियर। देन व्हाई दिस प्रॉब्लम अकर, ये जो स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम है, जहाँ जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, ये क्यों हो जाते हैं बच्चों में, ये क्यों हो जाते हैं बच्चों में। इफ देयर इज जेनेटिक कॉज, अगर उस घर में पहले भी ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट वाले जनरेशन में भी आ सकती है ये प्रॉब्लम, एंड नेक्स्ट चाइल्ड में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इफ द मदर्स एज इज बिलो 20 और अबव 35 ईयर्स, अगर मदर की एज जो है, एज इश्यू है, बहुत कम एज की मदर है जिसने कंसीव कर लिया, और जहां उसकी 35 ईयर से ज्यादा एज है, तो उसके बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है हो जाते हैं। मदर को कोई डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पे डिफेक्ट किसका है, बच्चे का डिफेक्ट है जिसने अभी जन्म लेना है। तो अगर ऐसी लेडी प्रेग्नेंट है जिसकी एज जो है 35 से 40 से ज्यादा है, तो उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उस लेडी को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलिक एसिड इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, और जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स है उसकी सिंथेसिस के लिए भी फॉलिक एसिड जो है जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब जो है एक तरीके का क्या है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोनिक मटेरियल है, जो कि चाहिए न्यूरल ट्यूब को अच्छे तरीके से बनने के लिए, क्लोज होने के लिए। और न्यूरल ट्यूब जो है अगर क्लोज नहीं होती प्रॉपरली तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो गई। और ये कब तक क्लोज हो जाती है, 28 डेज तक या 32 डेज तक प्रेगनेंसी के लिए, मतलब प्रेगनेंसी 1 महीने की प्रेगनेंसी तक ये सब ये जो है अच्छे से बन जाता है। तब तक तो मदर को पता ही नहीं होता कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तो मतलब ये कि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है किसी लेडी में, तो उसको जो है जब उसने प्लान करनी है प्रेगनेंसी, कंसीव करने से पहले ही उसके बॉडी में जो है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे में ये जो डिफेक्ट है वो ना हो। बिकॉज ये जो है प्रेगनेंसी जब तक पता लगती है, पॉजिटिव होती है, तब तक ये सब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन हो चुकी होती है। तो इमीडिएटली जैसे ही पता चलता है किसी लेडी को कि वो प्रेग्नेंट है, देन शी शुड स्टार्ट द टैबलेट्स ऑफ फॉलिक एसिड, तो तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अदरवाइज अभी तो जो है एलिजिबल कपल्स जो है उनको डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि फॉलिक एसिड जो है जैसे ही उन्होंने प्लान करना है बेबी का, तो फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है लेडी को स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि उनके बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, कि उन लेडीज के रिस्क फैक्टर्स हैं
जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर एज का इश्यू है, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, अगर पहले से हिस्ट्री है, पहले कोई ऐसा बच्चा उसके घर में पैदा हुआ है जहां वो मदर जो है लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन ले रही है, कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही है, तो उसको उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट हम करते हैं स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम डिटेल में। तो कैसे ये दिखेगी, कैसे ये देख लो आप। सपोज दिस इज द हेड ऑफ बेबी, हेड एरिया है, यहाँ पे नेक एरिया आ गया और यहाँ पे आ गया उसकी, ये जो आ गई उसकी बैकबोन। तो बैकबोन पे ये प्रॉब्लम कैसे हमें दिखाई देगी, ऐसे बाहर की तरफ जो है हर्निएशन शो होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, बाहर की तरफ जो है हर्निएशन शो होगी, एक फोड़ा टाइप, इसे रीढ़ की हड्डी का फोड़ा भी इसे बोल देते हैं हमारे पंजाब में। तो कि रीढ़ की हड्डी का फोड़ा हो गया, जमांद्रू फोड़ा है बच्चे की बैकबोन पे, तो ऐसे ये दिखाई देगा। तो स्पाइना बाइफिडा क्या है, व्हेन द वर्टेब्रास lamina of the vertebra fail to fuse and through which spinal cord can be protrude out and may be intact। तो इसकी आगे दो टाइप्स है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा की दो टाइप्स है आगे, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अकल्टा में क्या होता है, अकल्टा में क्या होता है, वर्टिब्रास में गैप होता है, वर्टिब्रा में गैप होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नॉर्मली उसमें रन करती है, उसकी हर्निएशन नहीं होती। मतलब अगर ऐसी ही एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या शो होगा, तो ऐसे ही अगर और स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे डीप डिप्रेशन शो होगा, ऐसी प्रोट्रूजन नहीं होगी इस वाली टाइप में ऐसी प्रोट्रूजन नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ डीप डिप्रेशन होगा और उसमें हेयर ग्रोथ होगी। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में वर्टिब्रा में गैप तो है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मली उसमें रन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड उसके थ्रू बाहर नहीं आई, ऐसे बाहर नहीं आई। वर्टिब्रा में गैप तो है लेकिन वहां पे एक डीप डिप्रेशन है, वहां पे एक डूंगाई सा कुछ बन जाएगा, डीप डिप्रेशन बन जाएगा और उसमें मैश ऑफ हेयर ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसे बाहर की तरफ कोई प्रोट्रूजन हमें दिखाई नहीं देगी, ना ही कोई बाहर की तरफ कोई फोड़ा टाइप जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाई देगी। तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज लेस डेंजरस। तो इसलिए ये वाली जो टाइप है ये लेस डेंजरस है, एंड ये वाली टाइप्स की जो फर्दर टाइप्स है these are more dangerous as compared to spina bifida occulta। तो अकल्टा में सिर्फ डीप डिप्रेशन है, उसमें हेयर ग्रोथ है और उसकी वजह से जो है नीचे वाला एरिया जो है बच्चे का थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगी, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सेकंड टाइप है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या है, देयर इज फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ लेमिना ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रा का जो लेमिना वाला पोर्शन है वो उसमें गैप है, फेलियर ऑफ फ्यूजन मतलब गैप है, और उसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है वो उस गैप के थ्रू बाहर निकल रही है। तो ये वाली टाइप कौन सी है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। मतलब बाहर की तरफ ये जो है हर्निएशन जो है स्पाइनल कॉर्ड की, ये हमें दिखाई दे रही है बाहर की तरफ इस वाली टाइप में। तो इस वाली टाइप में ये हर्निएशन दिखाई दे रही है, लेकिन इस वाली टाइप में कोई हर्निएशन नहीं है, जस्ट हेयर ग्रोथ है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है। सो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की आगे की दो टाइप्स, कौन कौन सी, मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ से रब कर देते हैं, क्योंकि इसकी तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं इस वाली की, ना ही कोई खास इसके क्लिनिकल सिम्टम है, ना ही कोई बच्चे को इसकी खास कोई कॉम्प्लिकेशन आनी है, और ना ही ये इतनी ज्यादा डेंजरस है। तो इसको हम फर्दर जो करें, इसमें हर्निएशन प्रेजेंट है, दोनों केसेस में हर्निएशन प्रेजेंट होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। मेनिंजोसील में क्या है, सेम हर्निएशन प्रेजेंट है, और हमें पता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी बाहर वाली कवरिंग क्या होती है, मेनिंजस।
जैसे ब्रेन की बाहर वाली कवरिंग जो है मेनिंजस है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड की भी बाहर वाली जो कवरिंग है उनको क्या बोलते हैं, वो भी मेनिंजस है। मेनिंजस जो है आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे अगर स्पाइनल कॉर्ड हर्निएट होके बाहर निकल रही है तो सबसे पहले उसकी बाहर वाली कवरिंग जो है वो हर्निएट होके बाहर निकलेगी। तो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो सबसे पहले बाहर क्या निकलेगा, ये जो सैक बन गया, सैक में क्या प्रेजेंट होगा, मेनिंजेस प्रेजेंट होगी, और स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड होता है CSF वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टाइप है इसकी सिस्टिका की मेनिंजोसील, उसमें हर्निएशन प्रेजेंट है, हर्निएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, और उसके बीच में मटेरियल कौन सा प्रेजेंट है, मेनिंजेस प्रेजेंट है एंड CSF प्रेजेंट है। इस सैक में ये दो चीजें प्रेजेंट है, और ये जो सैक है दैट इज कवर्ड बाय थिन स्किन कवरिंग। ये थिन स्किन कवरिंग से ये जो सैक है वो थिन कवरिंग ने उसको कवर कर रखा है। लेकिन दूसरी टाइप में क्या है, माइलोमेनिंजोसील में क्या है, सेम गैप है, हर्निएशन है, लेकिन एक ही चीज की यहाँ पे है कि इस सैक में मेनिंजेस भी है, जैसे पहले वाली टाइप में थी मेनिंजेस बाहर आ गई, इस सैक में CSF भी है, मेनिंजेस भी है, प्लस साथ में क्या है, नर्व सेल भी है। तो यहाँ पे एडिशनल एक चीज आ गई, इसके सैक में क्या क्या प्रेजेंट थी, मेनिंजेस प्रेजेंट थी एंड CSF प्रेजेंट था, और इसके सैक में क्या प्रेजेंट है, साथ में नर्व सेल भी प्रेजेंट है, और इसकी जो कवरिंग है वो थिक कवरिंग है, और इसकी जो कवरिंग थी वो क्या थी, थिन कवरिंग थी। इसीलिए जब भी इसके फर्दर जो है हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसका ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट करवाया जाता है। मतलब इस सैक के ऊपर लाइट जो है वो डाल के देखा जाता है कि ये वाली टाइप है या ये वाली टाइप है। अगर लाइट हम डाल के देखेंगे तो अगर ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट है, मतलब अगर लाइट उसमें से पास आउट होती है तो ये वाली टाइप है, अगर दूसरी तरफ लाइट पास आउट नहीं होती, मतलब कुछ हमें बीच में दिखाई नहीं देता, थिक कवरिंग है, तो ये वाली टाइप है। ये ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट है जो फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंडर जो है आ जाएगा। तो आई थिंक आपको जो है ये क्लासिफिकेशन जो है स्पाइना बिफिडा की ये क्लियर हो गई, स्पाइना बिफिडा अकल्टा एंड सिस्टिका, एंड फर्दर इट इज टू टाइप्स, मेनिंजोमायोसील एंड माइलोमेनिंजोसील। इट्स ओके। देन नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब जो है बच्चे, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है कैसे साइन एंड सिम्टम क्या शो करेगा। एक तो जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आएंगी, बच्चे को देखने से ही पता चल जाएगा। जब भी न्यूबॉर्न बच्चे का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम है, और बच्चे को क्या प्रॉब्लम आएगी, ये मेनली ये जो है स्पाइना बिफिडा की प्रॉब्लम जो है मेनली लंबोसेक्रल रीजन पे होती है। यहाँ पे डीप हमारी जो है कर्व होता है ना, हमारी यहाँ पे लोअर लंबोसेक्रल रीजन पे ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ऐसे लग रही है कि थ्रेसिस रीजन में प्रॉब्लम है, लेकिन मेनली कहाँ पे होती है, ये लंबोसेक्रल रीजन पे ये प्रॉब्लम होती है। लोअर रीजन में प्रॉब्लम होती है, तो लोअर रीजन का हमें पता है कि यहाँ से जो नर्व जनरेट होती है लोअर रीजन से, वो हमारे लोअर बॉडी ऑर्गन को, पेल्विक ऑर्गन के फंक्शन को एंड लोअर लिम्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो बच्चे को जो है यूरिनरी एरिया की प्रॉब्लम आ जाएगी एंड लोअर लेग्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, फर्दर चलने बैठने में प्रॉब्लम आएगी, एंड यूरिन रिटेंशन भी हो सकती है, एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम भी जो है बच्चे को फर्दर लाइफ में हो सकती है। तो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन जज दीज प्रॉब्लम, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम क्लियरली। मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है इसके। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। मतलब बर्थ से पहले ये प्रॉब्लम बन जाती है बच्चे के अंदर, एक महीने में ही, एक महीने की प्रेगनेंसी, एम्ब्रियो लाइफ में ही, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ये प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है। तो
प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले ही हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, एंड पोस्टनेटल मतलब बर्थ के बाद भी हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो प्रीनेटल में हम जो टेस्ट करवाएंगे, बेबी जो है मदर के अंदर है तो मदर के टेस्ट करवाएंगे। मदर के कौन से टेस्ट करवाएंगे? मदर का सीरम टेस्ट करवा सकते हैं हम, वहां पे जो है अल्फा फिटोप्रोटीन है उसका लेवल जो है वो रेज होगा, वो इंडिकेट करेगा कि बच्चे को कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो अगर उसमें स्पेशल टाइप की कोई गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज है, वो तो बता ही देगी कि बच्चे को स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम है। तो ये जो है सीरम टेस्ट करवा सकते हैं, मदर की अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते, सिटी स्कैन करवा सकते हैं, एंड जो है हम मदर का जो है एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हैं। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में एंड सीरम टेस्ट में हमें कोई भी डाउट है कि बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, देन गो फॉर एमनियोसेंटेसिस, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड से सैंपल लेके जो है टेस्ट करवाया जाता है। वहां पे पता चल जाता है कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, बच्चे को कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो अगर जो है ये 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई हो जाती है, देन गो फॉर एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन अगर 20 वीक से जो प्रॉब्लम बाद में जज होती है तो अबॉर्शन नहीं करवाया जाता है ना। तो ये हो गए प्रीनेटल टेस्ट। पोस्टनेटल टेस्ट में डिलीवरी के बाद बच्चा डिलीवर हो गया, ये डिफेक्ट वाला बच्चा डिलीवर हो गया, तो जो है कैसे पता चलेगा? बच्चे के फिजिकल एग्जामिनेशन से ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। और फर्दर कौन सी टाइप है, वो जो है ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट जो है लाइट डाल के देखते हैं कि प्रॉब्लम है कौन सी। इस प्रॉब्लम में तो ये हर्निएशन है ही नहीं, इस प्रॉब्लम में तो जस्ट क्या है, एक जगह पे डिप्रेशन है और उसमें हेयर ग्रोथ है। तो ये वाली प्रॉब्लम फर्दर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, तो इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इतनी मतलब नहीं इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये दोनों जो प्रॉब्लम है जो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंडर आती हैं, इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट से। उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेनिंजोसील की प्रॉब्लम है बेबी को या माइलोमेनिंजोसील की प्रॉब्लम है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। फर्दर एमआरआई से एंड सिटी स्कैन से ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट, हाउ वी कैन प्रोवाइड केयर टू द बेबी। बेबी को, ऐसे बच्चे को जिसकी रीढ़ की हड्डी पे फोड़ा है, हर्निएशन है स्पाइनल कॉर्ड की, उसकी हमने केयर कैसे करनी है? ऐसे बेबी को जो है कभी भी हमने स्पाइन पोजीशन नहीं देनी, मतलब उसको उल्टा लिटा के रखना है, उसको हम सीधा लिटा नहीं सकते, अदरवाइज ये जो सैक है वो रप्चर हो जाएगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इन्फेक्शन एंट्री सीधी, अगर स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन चला गया तो इसके थ्रू सीधा ब्रेन में इन्फेक्शन चला जाएगा। तो इस सैक को हमने इंटैक्ट रखना है, रप्चर नहीं होने देना। तो अगर जो है कोई ऐसी इसको जो है हमने वेट क्लॉथ के साथ कवर करके रखना है, ताकि सैक जो है ड्राई ना हो जाए, उस पर क्रैक्स ना पड़ जाए, और ड्राइनेस की वजह से, क्रैक्स की वजह से वहां से कोई फ्लूइड की लीकेज शुरू ना हो जाए। तो ये है नर्सिंग केयर के अंडर कि इन्फेक्शन से बचा के रखना है, बेबी को स्पाइन पोजीशन नहीं देनी, प्रोन पोजीशन देके रखनी है। जब भी बेबी को फीड देनी है तो भी ख्याल रखना है, और बेबी को यूटीआई से बचा के रखना है। टीपीआर वगैरह चेक करते रहना है, उसमें से क्लियर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर रेज हो रहा है बच्चे का, मतलब उसके अंडर इन्फेक्शन की जो है एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है इसको जो है हमने नर्सिंग केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, पोस्ट ऑपरेटिवली एंड प्री ऑपरेटिवली। इसकी मतलब मैनेजमेंट यही है कि सर्जिकली इस कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं। इस टाइप में कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, और इस टाइप में सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। टी क्लोजर सर्जरी, लेमिनेक्टमी की जाती है। इस सैक को यहाँ से रिमूव करके टीम ऑफ डॉक्टर्स चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, वहां पे ऑर्थो के डॉक्टर चाहिए, पीडियाट्रिक के चाहिए, एनास्थेटिक चाहिए, मतलब टीम वर्क यहाँ पे चलेगा, तभी ये सर्जरी पॉसिबल होगी। और प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर डिपेंडिंग अपॉन द नर्सिंग टीम। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है इजिली आपने आज समझ ली होगी, एंड फर्दर डिटेल जो है इसकी आप किसी भी पीडियाट्रिक की बुक से पढ़ सकते हो, जेनेटिक्स की बुक से पढ़ सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। थैंक यू।